हेलो स्टूडेंट्स, आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र जो बोर्ड के द्वारा प्री बोर्ड में लिया जाना है पेपर, उसके लिए जो है वीडियो बना रहे हैं। ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा जो प्री बोर्ड का पेपर आपका लिया जाना है जनवरी में, उसका प्रश्न पत्र है और इसे जो है मैं पूरी तरह सॉल्व आपको कराऊंगी और इसको आपने ध्यान से देखना है क्योंकि इसे मैंने पूरी तरह से जो है सॉल्व किया हुआ है। अगर आप इसको ठीक तरह से देखेंगे, सुनेंगे और तैयार कर लेंगे जहाँ से देखकर पूरे का पूरा वीडियो, तो आपको जो है कहीं से भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उस पेपर के लिए। तो अभी देखते हैं, शुरू करते हैं ये जो पत्र है प्रश्न पत्र हल करना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी दूसरा लैंग्वेज का ये पेपर है। इसके लिए आपका समय जो लिखने का समय होगा 3 घंटे आपको दिए जाएंगे लिखने के लिए। पूर्णांक जो है 80 नंबर का लिखित पेपर होगा और CCE के नंबर जो है 20। इस प्रकार आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। और भाग क में देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनें। तो पहला प्रश्न है कि अति जमा अंत शब्दों में संधि का सही विकल्प चुनकर लिखें। ठीक है, संधि करनी है हमने, तो संधि का सही विकल्प इसमें क्या है? अति जमांत का जब जोड़ करते हैं, संधि करते हैं तो अत्यंत। ठीक है, ख ऑप्शन हो गया उत्तर। आगे दूसरा प्रश्न दिया गया है कि परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र जो है समस्त पद का सही समास विग्रह चुनकर लिखें। तो परमवीर चक्र का समास विग्रह होगा परमवीर को मिलने वाला चक्कर। तीसरी ऑप्शन जो है इसका उत्तर है। आगे दिया गया है तीसरा प्रश्न कि सही विकल्प चुनकर भूलना शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो भूलना की जो भाववाचक संज्ञा है वो है भूल। आगे चौथा प्रश्न है कि कृष्ण शब्द का पर्यायवाची सही विकल्प चुनकर लिखें। तो कृष्ण को जो देवकी नंदन भी कहते हैं, है ना, और राघव और गोपाल भी कहते हैं। इस प्रकार 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका उत्तर होगा घ ऑप्शन, क और ग दोनों का सही। ठीक है, आपका उत्तर जो है ये है घ ऑप्शन में आपका उत्तर है। तो आगे दिया गया है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, घ ऑप्शन आपका उत्तर होगा। आगे 5वां प्रश्न है कि संस्कृत शब्द का विशेषण सही विकल्प चुनकर लिखे। तो विशेषण हमने चुना है संस्कृत का, तो वो होता है सांस्कृतिक। ठीक है, सॉरी यहाँ पर वाला नहीं, ये वाला सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक वो है, सांस्कृतिक होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। आगे दूसरा भाग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें देखते हैं निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पर भी ऑप्शनल है। तो पहला प्रश्न है कि बिहारी जी के अनुसार किन का साथ शोभा देता है? नीति के दोहे पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो मैंने पहले आपको ये बता देना है कि आपको सहायता के लिए कि पाठ का नाम दिया होता है, इससे आपका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न को आपने पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। सिर्फ आपको पाठ का यहाँ से ज्ञान देने के लिए कि किस पाठ से ये प्रश्न लिया गया है, इसके लिए इस प्रकार आगे लिखा जाता है। कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर्स में कि ये जो दिया गया है इससे क्या भाव अर्थ होगा। ठीक है, तो इसलिए इस बात को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं कि प्रश्न क्या था कि बिहारी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? तो किसका साथ? एक जैसे गुण और एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ, तीसरी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे दूसरा है कि गाथा कविता के अनुसार फूल हमें क्या संदेश देते हैं? तो फूल हमें क्या है? सदा मुस्कुराने का संदेश देते हैं। तो चौथी ऑप्शन में ये आंसर दिया गया है कि फूल हमें जो है सदा मुस्कुराने का जो है संदेश देते हैं। आगे तीसरा प्रश्न कि अशिक्षित का हृदय पाठ के अनुसार बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था? तो किसके पास था? वो था का ऑप्शन ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी था। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है कि नर्स पाठ के अनुसार महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? ठीक है, तो महेश किसके साथ? सुसान के साथ। ठीक है, तीसरी ऑप्शन उत्तर हो गया। आगे है कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं लुकोक्ति का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुनना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर अलग अलग विकल्प दिए गए हैं कि सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। ठीक है,
तो वो क्या आ गया, चौथी ऑप्शन है हमारा कि सहायता प्राप्त करने वाले को, प्रदान करने वाले को ही जो हम धमकाते हैं तो उसे कहते हैं हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं। तो आगे एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश आपको पता ही है ना, कहानी एकांकी में से लिया गया गद्य का भाग, पहरा है ना पाठ में से, और उसमें से आपको पढ़कर अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। दिया गया है कि कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। देश विदेश से बधाई के संदेश आए, उनके पड़ोसी ने उन्हें बधाई नहीं दी। टैगोर को यह व्यवहार अखरा, लेकिन उन्होंने उसे भुलाने की कोशिश की। घर पर भुला नहीं पाए। बार बार उनके सामने उसका चेहरा आ जाता था। वह जब जब उसके बारे में सोचते तब तब क्रोध से भर जाते। अगली सुबह वह समुद्र के किनारे टहल रहे थे। सूर्य की किरणों में सागर चांदनी सा चमक रहा था। तभी उनकी नज़र करीब ही पानी से भरे गड्ढे पर पड़ी। वहाँ भी सूर्य की किरणें बराबर पड़ रही थी। तभी उन्हें ख्याल आया कि सूर्य ने तो सब पर बराबर किरणें फैलाई हैं, उसने तो समुद्र और गड्ढे में कोई अंतर नहीं किया। टैगोर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि यदि दूसरा अपनी उदारता छोड़ रहा है तो वे क्यों न छोड़ें। तत्काल उन्होंने उनके घर जाकर उनके चरण स्पर्श किए। उसकी आंखें गीली हो गई। वह बोला कि आप जैसे देवतुल्य को यह पुरस्कार मिलना ही चाहिए था। यह कहकर उसने टैगोर के चरण स्पर्श किए। दोनों के बीच की दूरी मिट गई। उन्हें ज्ञात हो गया था कि जीवन में क्रोध सद्गुणों का नाशक है, अतः जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। ये था हमारा पैरा। ठीक है, गद्यांश था रविंद्रनाथ को पड़ोसी का व्यवहार क्यों अखरा। ठीक है, उसका उत्तर है क्योंकि पड़ोसी ने उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने पर बधाई नहीं दी थी। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है कि पड़ोसी के व्यवहार से टैगोर का व्यवहार किस प्रकार प्रभावित हो रहा था। पड़ोसी के व्यवहार पर टैगोर को उसे देखकर क्या आ रहा था, क्रोध मतलब गुस्सा आ रहा था। ठीक है, गुस्सा आ रहा था उन्हें। और तीसरा प्रश्न है कि पड़ोसी ने अपने व्यवहार की भूल किस प्रकार सुधारी। तो जब टैगोर ने उसके घर जाकर उसके चरण स्पर्श किए तो पड़ोसी ने भी टैगोर के चरण स्पर्श करके उन्हें पुरस्कार के योग्य बताकर उनके चरण स्पर्श किए। तो चौथा प्रश्न है कि पुरस्कार शब्द का क्या अर्थ है। तो पुरस्कार होता है इनाम के, जो हमें दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और पांचवा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का केंद्रीय भाव लिखें। तो केंद्रीय भाव है कि इस गद्यांश में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि हमें व्यर्थ क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति से समान व्यवहार करती है, फिर भी उनका स्वभाव एक दूसरे से भिन्न होता है। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द जो अचल और अचला में अचल का अर्थ और अचला का अर्थ। अचल होता है पर्वत, ठीक है, और अचला होती है धरती। ठीक है, ये दोनों अर्थ हो गए धरती। ठीक है, समझ आ गया आपको। अचल है पर्वत और अचला है धरती। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न भी हमारे कंप्लीट हुए। इससे आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आपको, जो मैंने अभी करा के हटी हूँ, पर्वत और पृथ्वी। आगे दूसरा प्रश्न है, जिसका आचरण बुरा हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनकर जो है आपने मिलान करना है। जिसका आचरण बुरा हो तो वो क्या होता है, दुराचारी। ठीक है, दुराचारी व्यक्ति को कहते हैं। आगे तीसरा प्रश्न दिया गया है कि उगलना शब्द का विलोम विपरीत शब्द डैश है। ठीक है, सही उत्तर से रिक्त स्थान भरें। तो क्या होता है, उगलना का निगलना। ठीक है, निगलना यहाँ पर दिया गया है। आगे चौथा जो दिया गया है वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर शब्द के अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प के साथ मिलान करें। तो उत्तर का सही क्या है कि बाद का और उत्तर दिशा।
और जवाब, ठीक है। बाद का, उत्तर दिशा और जवाब का ऑप्शन जो है आपका सही हुआ, ठीक है। का ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे प्रश्न दिया गया है कि सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी। इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखें। तो सिपाही ने युद्ध में, प्राण अकेला नहीं होता है, ठीक है, प्राणों की, तो प्राणों की बाजी लगा दी, सिर्फ इतना हिस्सा ही आपने ठीक करना है और आपको 1 अंक पूरा प्राप्त होगा। क्या आएगा? सिपाही ने युद्ध में प्राणों की बाजी लगा दी। इन छोटी छोटी गलतियों को जो है आपने सही करना है और ध्यान से देखना है। आगे ख भाग शुरू होता है, जिसमें निम्नलिखित में से एक पद्यांश दिया गया है, यानी कि कविता की जो पंक्तियां दी गई हैं उसकी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आपको कहा गया है और 4 अंक इसके आपको प्राप्त होंगे। तो देखते हैं लाइनें कौन सी हैं। वसो मेरे नैनन में नंद लाल, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैन बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वचल गोपाल। तो ये पंक्तियां हैं हमारी। इसकी प्रसंग क्या है? यह पद्यांश हमारी हिंदी पुस्तक 10 में संकलित कवित्री मीराबाई की रचना पदावली से लिया गया है और इस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है। तो आगे व्याख्या बताई गई है, व्याख्या को देखते हैं कि मीराबाई कहती है कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरी आंखों में बस जाइए। आपकी मूरत मन को मोह लेने वाली है, सांवला रंग रूप और बड़े बड़े नैन हैं, सिर पर मोर के पंखों का मुकुट और कानों में मछली के आकार के कुंडल धारण किए हुए हैं, माथे पर लाल रंग का तिलक लगा है, होठों पर अमृत के समान मीठी आवाज बड़ी वाली बांसुरी सुशोभित होती है, मतलब लगाई हुई है आपने, और छाती पर वैजंती माला नामक जो वैजंती माला जो आपने पहनी हुई है, कमर पर छोटी छोटी घंटियां शोभा पाती हैं और पैरों में को पाजेब की आवाज़ भी आपको मधुर लगती है। और मीराबाई कहती है कि मेरे स्वामी सज्जन को सुख देने वाली, जो स्वामी सज्जनों को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम करने वाले गौ पालन वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, ठीक है। तो ये एक पैरा है और दूसरा जो है, दूसरे की लाइनें दी गई हैं जहाँ आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ये सही तरीके से आता है तो ये कर लें, अगर दूसरा आता है तो दूसरा कर लें। अभी दूसरा देखते हैं कि क्या दिया गया है। करके मीन मेख सब ओर, किया करें बुद्ध बाद कठोर, शाखा मई बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। तो ये कविता हम राज्य लिए मरते हैं उसमें से ली गई पंक्तियां हैं। पहले हम प्रसंग देखते हैं, इसका क्या है। प्रसंग है कि यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 10 में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता हम राज्य लिए मरते हैं से लिया गया है। इस कविता में उर्मिला, जो लक्ष्मण की पत्नी है, किसानों के संबंध में कहती है कि, व्याख्या आगे दी गई है कि सब तरफ एक दूसरे की कमियां निकालते हुए बुद्धिमान लोग कठोर वाद विवाद करते हैं, पर किसान अलग अलग प्रकार की बुद्धि विचारों का त्याग कर अपने मूल धर्म भाव मेहनत करने को महत्व देते हैं। दूसरी ओर हम राज्य के लिए मर रहे हैं, अर्थात हमें राज्य प्राप्त करने की लालसा बढ़ती जा रही है। इस प्रकार इसकी व्याख्या हो गई। आगे तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। तो पहला प्रश्न है कि शल्य कौन था? मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर इस वाक्य में, एक वाक्य में उत्तर दें। तो इस बात पर आपने ध्यान नहीं देना है, ये सिर्फ आपको बताया गया है कि ये जो प्रश्न है वो मैं और मेरा देश निबंध पाठ में से लिया गया है, ठीक है। तो उत्तर आपने शल्य का देना है कि शल्य कौन था। तो शल्य जो है वो मद्र देश का राजा और पांडवों में नकुल सहदेव का मामा था, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया। आगे दूसरा प्रश्न दिया गया है कि सदाचार का तावीज निबंध में साधु ने तावीज का प्रयोग किस पर किया? एक वाक्य में आपने उत्तर देना है कि साधु ने तावीज का प्रयोग जो था सबसे पहले
यहाँ पर आपको राजा दिया गया है और वहाँ पर पुस्तक में कुत्ता दिया गया था। ठीक है, तो कुत्ते पर पहले सबसे किया था, उसके बाद में राजा पर किया गया था। तो यहाँ पर राजा दिया गया है। आगे तीसरा प्रश्न है कि ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी? तो ममता जो थी वो रोहतास के दुर्गपति की पुत्री थी। ठीक है, रोहतास के मंत्री जो थी चूड़ामणि, उसकी पुत्री थी। आगे चौथा प्रश्न दिया गया है कि अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? तो मनोहर सिंह ने शिवपाल सिंह से रुपए लौटाने की मोहलत जो थी 1 सप्ताह की। ठीक है, 1 सप्ताह यहाँ तक याद कर लेना है, बाकी सारा प्रश्न में से ही है। आगे प्रश्न 5 है कि सूखी डाली एकांकी में दादाजी की पोती इंदु ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? तो इंदु एकांकी सूखी डाली में दादाजी की पोती इंदु ने प्राइमरी स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की थी। इतना आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। छठा प्रश्न है कि देश के दुश्मन एकांकी में सुमित्रा की बेटी कौन थी? तो सुमित्रा की बेटी, इस एकांकी में सुमित्रा की बेटी का नाम जो था वो था मीना। ठीक है, मीना नाम था। आगे चौथा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दें। तो इसके अंक होंगे 8। ठीक है, 4 प्रश्न करने हैं, 2 अंकों के हैं आपके प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नर्स कहानी में सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया? तो उत्तर है कि सिस्टर सुसान ने महेश को बताया कि उसके बेटे का नाम भी महेश है, वह भी बहुत छोटा, वह अभी जो है बहुत छोटा है, वह उसे बबलू कहती है। जब वह काम पर आती है तो वह बहुत रोता है और वह उसे आया की गोद में देकर आ जाती है और वह सुसान को बहुत परेशान करता है। दूसरा प्रश्न है कि बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर बताएं। तो इस पाठ के में से ये प्रश्न लिया गया है, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आए? तो बसंती ने सोचा था कि उसे रहने के लिए नौकरों वाला कमरा मिलेगा, पर उसके बेटे ने जब कहा कि वह डबल बेड वाला आलीशान कमरा उसी का है और वह जैसे चाहे वहाँ रहे, टीवी देखे या भजन सुने, तो बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। आगे प्रश्न है तीसरा कि साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए? तो श्री गुरु नानक देव जी जो निबंध है पाठ, उसमें से ये लिया गया है। तो इसमें उत्तर है कि साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने भारतीय धर्म संप्रदाय और भारतीय धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया और इसी समय में आपने सच्ची सेवा करने के गुण प्राप्त किया। आगे चौथा प्रश्न है कि हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं? मैं और मेरा देश निबंध पाठ में से ये प्रश्न लिया गया है। तो इसका उत्तर है कि हम घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंककर गंदे शब्दों से गंदे भाव प्रकट करके एक दूसरे की चुगलियां करके घर और गलियों को गंदा कर देते हैं, पान खाकर उसकी पीक दीवारों पर थूकते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं, यात्रा करते समय और धार्मिक स्थानों पर धक्का मुक्की करते हैं और किसी का निमंत्रण स्वीकार करके समय पर नहीं पहुंचते या वचन देकर भी किसी से नहीं मिलते। इस प्रकार हम अपने देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। आगे 5वां प्रश्न दिया गया है कि करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के विषय में क्या बताया? ये सूखी डाली एकांकी में से प्रश्न लिया गया है। तो इसका उत्तर है कि जब करमचंद ने दादाजी से कहा कि छोटी बहू बेला अलग होना चाहती है, तो दादाजी ने उसे कहा कि बेटा, घृणा से घृणा को नहीं मिटाया जा सकता। बेला बड़े घर से आई है, वह अपने मायके को अपने घराने से बड़ा समझती है। यदि उसे घृणा से बदले स्नेह अगर उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी घृणा समाप्त हो जाएगी। महानता किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है, इसलिए सबको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। आगे 6वां प्रश्न है कि देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी?
उत्तर है जयदेव को गुप्तचरों ने बताया कि बॉर्डर के उस पार कुछ लोग रात के अंधेरे में सोना तस्करी करके लाने वाले हैं और जयदेव ने उन तस्करों को पकड़ने के लिए अपनी छुट्टी रद्द करवा ली। इस प्रकार आगे प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दें। तो इस भाग के जो नंबर हैं वो 12 होंगे। 3 प्रश्न, 4 अंक का एक प्रश्न होगा। तो पहला है कि अशिक्षित का हृदय कहानी के आधार पर मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण करें। तो उत्तर है कि मनोहर सिंह 55 वर्षीय रिटायर्ड फौजी है जो गांव में अकेलेपन का जीवन बिता रहा है। वह कहानी का केंद्र बिंदु है। वह संवेदनशील, संतोषी, परिश्रमी, निडर और दृढ़ निश्चय वाला है। जीवन यापन के लिए खेती करता है परंतु अकाल पड़ने पर कर्जदार बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसे भावनात्मक संबंध होने के बावजूद भी अपना नीम का पेड़ गिरवी रखना पड़ता है। वह उसे किसी भी कीमत पर कटने नहीं देना चाहता था। वह जब ठाकुर शिवपाल ने उसे कटवाना चाहते थे तो वह अपना संयम खो देता है और उसे कटने से बचाने के लिए निडर होकर तलवार लेकर सामना भी करता है। आगे दूसरा प्रश्न है कि 2 कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता जो है को स्पष्ट कीजिए कि शीर्षक उसका सार्थक है, 2 कलाकार नाम होना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि 2 कलाकार कहानी में मानवता की भावना को सबसे बड़ी कला माना है। अरुणा और चित्रा 2 सहेलियां हैं। चित्रा एक चित्रकार है जबकि अरुणा एक समाज सेविका है। चित्रा की प्रसिद्धि का आधार उसकी चित्रकला है। देश विदेश में उसकी कला की धूम मची है, लेकिन अरुणा ईश्वर की बनाई हुई कृतियों को संवारने में लगी है, इसलिए वह समाज सेवा के काम में ही लगी रहती है। जहाँ चित्रा मरी हुई भिखारिन व उसके 2 बच्चों को पड़ा देखकर उनके चित्र बनाने में जुट जाती है, वहाँ अरुणा उन 2 अनाथ बच्चों को अपनाकर ईश्वर की इस कला को कितना सम्मान देती है। मनु भंडारी ने परोक्ष रूप से इन 2 कलाकारों को हमारे सामने रखते हुए बाकी बात पाठक पर छोड़ दी है। कहानीकार फिर भी अरुणा की मानवता की भावना को अधिक महत्व देना चाहती है। तो आगे दिया गया है तीसरा प्रश्न कि मैं और मेरा देश निबंध में लेखक ने देश के नागरिकों को चुनावों में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। तो उत्तर है कि लेखक ने देश के नागरिकों को चुनावों में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। पहला, जब भी कोई चुनाव हो तो प्रत्येक नागरिक को अपना मत अवश्य देना चाहिए। दूसरा, सोच समझकर ठीक उम्मीदवार को मत देना चाहिए। और तीसरा, गलत लोगों के उत्तेजक नारों में नहीं फंसना चाहिए, मतलब जो हमें लुभावने नारे दिए जाते हैं उनमें नहीं फंसना चाहिए। चौथा, गलत लोगों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। और पांचवा, गलत उम्मीदवार को किसी अधिकार की कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए, चाहे वह संसार में कितना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि वो गलत काम करेगा जिससे लोगों का भला नहीं हो पाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है चौथा प्रश्न कि क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। राजेंद्र बाबू निबंध के आधार पर आश्रय स्पष्ट कीजिए, मतलब ये लाइन जो है वो राजेंद्र बाबू जो निबंध है उसमें से ली गई है और ये स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो उत्तर है कि स्वतंत्रता आंदोलन ने अनेक आदर्श चरित्रों का निर्माण किया था, जिनमें से राजेंद्र बाबू एक थे, जिनके मन, वाणी और कर्म में सरलता थी, किंतु आज नई पीढ़ी में कोई नेता ऐसा दिखाई नहीं देता। गलत है, जैसे वह सांचा ही टूट गया जिसमें राजेंद्र बाबू जैसे चरित्र ढलते थे। लेखिका के कहने का अभिप्राय यह है कि संभवतः ईश्वर ने राजेंद्र बाबू जैसे चरित्र बनाना बंद कर दिया है। आगे पांचवा प्रश्न है कि डीसी को अपने मित्र जयदेव को उसके परिवार पर गर्व क्यों होता है।
और देश के दुश्मन जो है एकांकी में से ये जो पाठ में से प्रश्न लिया गया है। और उत्तर है कि जयदेव और उसके परिवार के निस्वार्थ देश प्रेम के कारण डीसी उन पर गर्व करता है, मतलब मान करता है। तस्करों को मार भगाने और उनके 5 लाख का सोना छीन लेने पर जो इनाम के 10,000 रुपये जयदेव को सरकार की ओर से देने का निर्णय किया गया, जयदेव वह राशि मुठभेड़ में शहीद होने वाले दोनों अफसरों की विधवाओं को समान बांट कर देने का निर्णय करता है। उसकी ममता सुमित्रा और पत्नी नीलम उसकी माता सुमित्रा और पत्नी नीलम भी उसके इस निर्णय का समर्थन करती हैं। तो इस प्रकार हमने प्रश्नों का भाग जो है वो समाप्त किया। आगे ग भाग में दिए गए हैं कि छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। पंजाबी में लाइनें दी गई हैं, उनका हमने हिंदी में अनुवाद करना है। तो पंजाबी में पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇष तौर ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। उत्तर इधर क्या आएगा कि समस्त विश्व में 8 मार्च का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकारों द्वारा महिलाओं के विकास हेतु नीतियां बनाई जाती हैं। लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगे घ भाग है हमारा, तो उसमें 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ये 4 अंकों का होगा। ये जो आपका गद्यांश का अनुवाद था वो भी 4 अंकों का था। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न में है कि आपका नाम अमिताभ है और आपका सेक्टर 17 चंडीगढ़ में बहुत बड़ा 5 सितारा होटल है और आपका मोबाइल नंबर जो है 1355445669 है। आपको अपने होटल के लिए एक मैनेजर की जरूर आवश्यकता है। वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत मैनेजर की आवश्यकता है का प्रारूप तैयार करके लिखिए। तो ये आपने इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले आपने उत्तर लिखना है, तो ऊपर लिखना है कि मैनेजर की आवश्यकता, जिस प्रकार आपको ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद में आपने लिखना है जो हेडिंग आपने जरूर देना है। उसके बाद में लिखना है कि चंडीगढ़ सेक्टर जो आपका एड्रेस है, चंडीगढ़ सेक्टर 17 में स्थित 5 सितारा होटल के लिए योग्य मैनेजर की आवश्यकता है। और वेतन और अन्य शर्तें जो है साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, ठीक है। साक्षात्कार के समय तय की जाएंगी। इच्छुक व्यक्ति अमिताभ जो लेना चाहता है ना, मैनेजर रखना चाहता है, वो कौन है, अमिताभ है उसका नाम। और मोबाइल नंबर उसका दिया गया है। मोबाइल नंबर जो दिया गया आपका भी मैंने ऊपर पढ़ा कि 1354456695 पर संपर्क करें। तो इस प्रकार आपने बिल्कुल सही तरीके से जिस प्रकार लिखा है उस प्रकार लिखें और याद करें। और इसमें ऑप्शन दी गई है अथवा ये करें। क्या है ऑप्शन कि आपका नाम अनुकांत कौशल है और आप दयानंद पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ में पढ़ते हैं और आप 10वीं कक्षा के प्रतिनिधि छात्र हैं और आपकी कक्षा का एक छात्र दल दिनांक जो है 14/9/2025 को शैक्षिक भ्रमण हेतु चंडीगढ़ गया था, जहां उन्होंने रोज गार्डन और रॉक गार्डन के साथ साथ पंजाब विश्वविद्यालय की सैर की। इस आधार पर प्रतिवेदन लिखना है। आपने प्रतिवेदन कीजिए। तो इसका प्रतिवेदन होगा उत्तर जो आपने लिखना है उसे सही ढंग से सीख लें कि हमारे पहले आपने प्रतिवेदन ऊपर लिखना है हेडिंग में प्रतिवेदन। तो लिखना है कि हमारे दयानंद पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ की 10वीं कक्षा का छात्र दल दिनांक 14/5/2025 के शैक्षिक भ्रमण के लिए चंडीगढ़ गया था और वहां हमने सचिवालय, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त रोज गार्डन, रॉक गार्डन एवं पंजाब विश्वविद्यालय का भी भ्रमण किया। इस भ्रमण से हमें ज्ञान तो मिला ही, समय का सदुपयोग करते हुए प्रसन्नता भी अनुभव की। ऐसे शैक्षिक भ्रमण हमारे जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। प्रतिवेदक यानी कि प्रतिवेदन लिखने वाला प्रतिवेदक कौन है, अनुकांत कौशल। प्रतिनिधि वो किसका है, 10वीं कक्षा का, ठीक है। आगे आपका 5वां भाग जो दिया गया है यहाँ भाग, इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरों लोकोक्तियों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो पहला है फूल झड़ना। तो इसका आएगा कि कमला जब हंसती है तो लगता है कि उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा रुपया पानी में फेंकना।
मतलब विनोद के पिताजी बीमार थे, उनके इलाज के लिए उसने पैसा पानी की तरह फेंका या व्यर्थ उनका इलाज न हो सका। तीसरा, बंदर घुड़की गीदड़ धमकी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बंदर घुड़की गीदड़ धमकी का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, हम अपनी नीति नहीं बदलेंगे। चौथा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो पहले तो सारा साल व्यर्थ घूमते रहें, परीक्षा सिर पर आई तो परिश्रम करने की बात कर रहे हो, सफल नहीं हो पाओगे। सच है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो ये हो गए आपके लोकोक्तियाँ और मुहावरे। आगे च भाग में दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 7 अंकों का है ये। तो इसमें लिखना है आपने कि आपका नाम अरविंद कुमार है, आप मकान नंबर 125 मयूर विहार पानीपत के निवासी हैं और सेवा सदन हाई स्कूल दिल्ली के प्रिंसिपल की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का विज्ञापन दिया गया है। आप स्कूल के प्रिंसिपल को डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति पत्र या आवेदन प्रार्थना पत्र लिखें। तो ये जो पत्र हैं ये आपके जो है पाठ्य पुस्तक हिंदी की व्याकरण है उसमें दिए गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं करा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप उसमें से इस जो पत्र है उसे याद कर लें प्रार्थना पत्र को। और अगला भी दूसरा पत्र है जो वो भी उसी में दिया गया है कि आपका नाम विराट कुमार है, आप मकान नंबर 342 शिवाजी नगर मुंबई में रहते हैं और आपका मोबाइल नंबर 186588999076 है और आप मुंबई के जन चेतना समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम पर सड़क दुर्घटनाओं, ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का सुझाव संबंधी पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो पत्र हैं ये आपके व्याकरण की बुक में है, तो वहाँ से आप उसे अच्छी तरह से याद कर लें। आगे दिया गया प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपने जो है 100 अंकों का जो है अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद भी आपकी व्याकरण की पुस्तक में दिए गए हैं कि जनसंचार के माध्यम या मैंने लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया और कोचिंग संस्थानों का बढ़ता जंजाल, ये तीनों आपने जो है वहाँ से याद कर लेने हैं और एक लिखना है इसमें से आपको जब पेपर में जब लिखना पड़ेगा, परंतु याद करने के लिए आप तीनों को याद करें तो 7 अंकों के होंगे। और इसके बाद में लास्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर निर्देशानुसार उतार कर भरें। ठीक है, तो एक प्रपत्र करना है, ऑप्शन दी गई है। तो देखते हैं कि प्रपत्र के किस प्रकार लिखा गया है कि मान लें कि आपका नाम जो है जीनत अमान है। तो मैंने प्रपत्र पूर्ति ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है, तो उसको आपने ध्यान से देख लेना है मेरे वीडियो को, तो आपको आसानी से जो है प्रपत्र पूर्ति आ जाएगी। तो यहाँ पर नाम दिया गया है जीनत अमान है और आपका भारतीय डाक के सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है और जिसका नंबर जो है 2673455623 है और आपको अपने इस खाते में से दिनांक जो है 24/7/2025 को 6600 रुपये 6600 रुपये निकलवाने हैं। तो यहाँ पर निकलवाने का यानी कि आहरण पत्र है और इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र को भरें। तो यहाँ पर निकलवाने का है, ठीक है, रुपए निकलवाने का फॉर्म दिया गया है, जमाकर्ता द्वारा भरा जाए, डाकघर का नाम और सेक्टर। तो यहाँ पर हम इसे भरते हैं कि खाता नंबर आपका दिया गया था, मैं थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आपने प्रपत्र बिल्कुल जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया है ना इसी प्रकार का ड्रॉ कर पेपर पर लिखना है। तो चलिए पहले मैं आपको भरना बता देती हूँ। तो भरने के लिए तिथि दी गई है आपकी 27/7/2025। तो यहाँ पर डेट आपने लिख देनी है 27/7/25, ठीक है, 25 27/7/25, ठीक है। यहाँ पर आपने इधर लिखनी है, मेरे आ रही नहीं था। बचत खाता नंबर जो आपने लिखना है वो वहाँ यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और रुपए अंकों में लिखने हैं पहले, ठीक है, ठीक। आपको जो है अंकों में यहाँ पर लिखने हैं, तो कितने थे 6600 रुपये, है ना, 6600 रुपये। और यहाँ पर शब्दों में लिखने हैं आपने, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6600 रुपये,
रुपए तो आपका लिखा ही हुआ है। तो जमाकर्ता के हस्ताक्षर, जहाँ पर जमा करने वाला एक ही व्यक्ति है जिसका नाम आपको दिया गया है, क्या है? जीनत अमान। तो यहाँ पर आपने लिखना है जीनत अमान। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रपत्र पहला पूरा हो गया। ये था आहरण पत्र। और दूसरा आपका पत्र दिया गया है कि मान लीजिए कि आपका नाम जेठालाल है और आपका पता है मकान नंबर 122 सेक्टर 13 चंडीगढ़, और आपको 6924 शताब्दी एक्सप्रेस को दिनांक इतने को चंडीगढ़ दिल्ली से यात्रा करनी है। उसके अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र को उत्तर पुस्तिका पर आपने उतारना है। तो वो भी आपने इसी प्रकार से लिखना है कि जिस प्रकार आप यहाँ पर डेट डालनी है, जितनी डेट दी गई है 24/5/23 ना, 24/5/23 दी गई है। और यात्रा आरंभ होती है कहाँ से? चंडीगढ़ से दिल्ली। यहाँ पर आपने चंडीगढ़ डाल देना है, यहाँ पर दिल्ली लिख देना है आपने, चंडीगढ़। यहाँ पर से आपने जाना कहाँ पर है? दिल्ली। ठीक है, स्टेशन। और नाम पता, यहाँ पर अपना नाम पता देना है, जेठा लाल, है ना। मकान नंबर जो दिया गया है, ठीक है, 122, और सेक्टर जो दिया गया है ना, पूरा अपने एड्रेस जैसे दिया गया है वही लिखना है, और चंडीगढ़, है ना। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका। और हस्ताक्षर, आवेदक के हस्ताक्षर, तो उसका हस्ताक्षर किसके आएंगे? जेठालाल के। इस प्रकार आपका जो ये प्रपत्र भी पूरा हुआ और लास्ट था ये आपके पेपर का। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस जो है इस आपके 8th और 10th क्लास के जो हैं वो ट्रिक से हिंदी के वीडियोस जो हैं डाले हैं सभी। तो अभी आप उन्हें भी देखें, और अगर आपको अच्छे लगें तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जानकारी दें। तो आपका मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।